मां को देखकर दिल में एक बात आई, भगवान नहीं हो सकते हर जगह, इसलिए तो उन्होंने मां बनाई। दोस्तों, बुढ़ापा भी एक नया जीवन है। इसे अपनी शर्तों पर और गरिमा के साथ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बुढ़ापे के लिए ये 3 बातें जान लेना, कोई आपकी उंगली तक नहीं दुखा पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र गहरे शब्द में आपका दिल से स्वागत करता हूं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता देवताओं के समान पूजनीय हैं। उनके प्रति सम्मान और कर्तव्य का पालन करना हर संतान का धर्म है। जीवन में माता पिता का स्थान देवताओं के समान होता है। वे न केवल हमें जन्म देते हैं, बल्कि हमें पालते हैं, संस्कार देते हैं और हर परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर इन देवताओं को भूल जाते हैं। वे अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं, मानो उनका सुख सुविधा पाना केवल उनका अधिकार हो। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, वह जीवन में शांति और समृद्धि को खो देता है। सच्चा पुत्र और पुत्री वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। जो ऐसा नहीं करता, वह संतान कहलाने के योग्य नहीं है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी अकेली मां की है जिसने अपने बच्चों को अपनी जान लगाकर पाला। उस मां ने अपने सपनों और इच्छाओं का बलिदान दिया ताकि उसके बच्चे एक बेहतर जीवन जी सकें। लेकिन वही बच्चे जिन पर वह मां निर्भर थी, उन्होंने उसकी हर उम्मीद को तोड़ दिया। यह कहानी सिर्फ एक मां की नहीं है, यह उन लाखों माताओं की कहानी है जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, लेकिन बदले में उन्हें तिरस्कार और उपेक्षा ही मिलता है। आइए इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करें कि माता पिता का अपमान हमें कहां ले जाता है और कैसे उनका सम्मान हमें एक सच्चे इंसान के रूप में पहचान दिलाता है। दोस्तों, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा शुरू करते हैं। सुमति नाम की लड़की का बचपन एक साधारण गांव में बीता, जहां जीवन सीधा साधा था, लेकिन हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अपने पति बुद्धि के साथ उन्होंने तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने परिवार की नींव रखी। प्रारंभ से ही उन्हें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। सुमति और बुद्धि ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली, जहां दोनों मिलकर कठिन परिश्रम से घर का खर्चा चलाते थे। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें प्रेम का सागर लहराता था। जब भी सुमति अपने बच्चों रीता, अंकुश और देविका की ओर देखती, उसे लगता कि उनके हर त्याग का फल मिल रहा है। बुद्धि हमेशा सकारात्मक सोच रखते थे। वे सुमति का हाथ थामकर कहते, जब तक हम साथ हैं, कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन जीवन ने सुमति और बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। बुद्धि की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले यह केवल थकान थी, फिर धीरे धीरे दर्द भी बढ़ने लगा। सुमति ने घर पर ही उनकी सेवा और देखभाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीमारी ने तेजी से उन्हें घेर लिया। 6 महीनों के भीतर सुमति ने बुद्धि को अस्पताल के बिस्तर पर देखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम बात कही, बच्चों का ख्याल रखना। उनकी आंखों में चिंता और अपार प्रेम का भाव था। बुद्धि के निधन के साथ ही सुमति का जीवन एक शून्य में डूब गया। बुद्धि हमेशा उनके सहारे और हर मुश्किल में उनके साथ ही थे। अब उनके बिना जीवन की कल्पना करना सुमति के लिए कठिन हो गया। अंतिम संस्कार के बाद के दिन धुंधले से थे। सुमति अक्सर घर में अकेली घूमती रहती, जो अब बड़ा और खाली खाली लगता था। बच्चों की मासूमियत और उनके सवाल उसे अंदर तक झकझोर देते थे। अंकुश बार बार पूछता, मां, पापा कब लौटेंगे? और सुमति उसे गले से लगाकर अपने आंसुओं को छिपा लेती। लेकिन सुमति ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में एक संकल्प लिया कि यह जीवन अब भी बच्चों के लिए समर्पित है। उसने खुद को संभालते हुए अपने छोटे से व्यवसाय को अकेले ही संभालने का फैसला किया। सूरज उगने से पहले उठकर दुकान खोलना और रात को थके शरीर के साथ बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाना और होमवर्क देखना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गया। हर रात जब थकान उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती, तो वह अपने आप से कहती, मुझे अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ना है।
पीठ में दर्द और आंखों में जलन के बावजूद वह न रुकती न झुकती। साल बीत गए और तमाम मुश्किलों के बावजूद सुमति ने अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। रीता, जो सबसे बड़ी थी, समय से पहले ही जिम्मेदार बन गई थी। वह जब भी संभव होता अपनी मां की दुकान में मदद करती, लेकिन वह यह भी जानती थी कि पढ़ाई करना उसकी प्राथमिकता है ताकि वह अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सके। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आपको इस जिंदगी से निकालूंगी, यह मेरा वादा है। रीता के चेहरे पर दृढ़ता और आस्था साफ झलक रही थी। दूसरी ओर अंकुश पिता की अनुपस्थिति का बोझ अपने दिल में दबाए हुए था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा साफ नजर आती थी। देविका, जो सबसे छोटी थी, अपनी मासूमियत में मां के संघर्ष को पूरी तरह से नहीं समझ पाती थी, लेकिन उसकी नन्ही नन्ही हंसी घर में खुशियों की एक छोटी सी किरण लेकर आती थी। सुमति अपने सारे दुखों और थकावट के बावजूद अपने बच्चों पर गर्व करती थी। स्कूल में उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स उसके त्याग और संघर्ष को सार्थक बनाते थे, लेकिन जब रात होती और घर में सन्नाटा फैल जाता, तब वह अपने अकेलेपन की गहराई में खो जाती। आंसुओं से तकिया भीग जाता और वह खुद से सवाल करती कि आगे का सफर कैसे तय होगा। कई बार ऐसा हुआ जब सुमति ने हार मानने का सोचा। बकाया बिलों का ढेर और 3 बच्चों को अकेले पालने का बोझ उसके लिए असहनीय हो जाता था, लेकिन उसने खुद से कहा, बच्चों को मेरी जरूरत है, मैं अभी नहीं रुक सकती। आंसू पोंछकर वह फिर से अपने काम में लग जाती। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। रीता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और बड़े शहर में नौकरी पा ली। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने कर दिखाया, अब हम इस जिंदगी से बाहर निकल आएंगे। सुमति गर्व से मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। उसके बच्चे अपनी अपनी राह पर चलने लगे थे और वह जानती थी कि जल्द ही वह अकेली रह जाएगी। अंकुश भले ही शांत रहता, अपनी मां की बहुत फिक्र करता था। उसने भी अपनी दिशा पकड़ ली। देविका, जो सबसे छोटी थी, अब बड़े सपनों के साथ पढ़ाई के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। सुमति, जो इतने वर्षों तक अपने परिवार की नींव बनी रही, अब अपने शरीर पर उम्र के बोझ को महसूस करने लगी। उसके हाथ, जो कभी मजबूत थे, अब कांपने लगे थे। दुकान पर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद उनके पैर दर्द से चूर हो जाते। वह अक्सर खुद से पूछती, क्या मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सही किया? यह सोचकर कि शायद वह उन्हें वह सब कुछ नहीं दे पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन सुमति का अपने बच्चों के प्रति अटूट प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। देविका की मासूम मुस्कान, रीता की सफलता और अंकुश के छोटे छोटे स्नेह भरे इशारे उनके संघर्ष को सार्थक बना देते। वह सोचती, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चे खुश रहें। बच्चों को बड़ा और सफल होते देखना उसके लिए सबसे बड़ा संतोष था, लेकिन वह भीतर से जानती थी कि अब उसका जीवन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। एक ऐसा चरण जो शायद पहले की चुनौतियों से भी अधिक अकेला और दर्द भरा हो सकता था। वह अक्सर अंधेरी छत की ओर देखते हुए धीरे से कहती, काश तुम यहां होते। वह जानती थी कि अब जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह अपने बच्चों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगी, चाहे यह लड़ाई उन्हें अकेले ही क्यों न लड़नी पड़े। दिल में चिंता और आंखों में उम्मीद लिए सुमति हर सुबह एक और दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती। उनके जीवन में देवी, उनकी सबसे छोटी बेटी, उम्मीद की एक किरण बनकर आई थी। देविका अपनी ऊर्जा और उज्जवल भविष्य की संभावना से घर को रोशन कर देती थी। उसकी हंसी की गूंज, खाने की टेबल पर उत्साहित बातें और भविष्य को लेकर छोटी छोटी बहस घर में नई जान डाल देती थी। सालों तक सुमति देविका के साथ की आदी हो गई थी। देविका ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून और प्रेरणा का स्रोत थी। सुमति अक्सर उससे कहती, तू बहुत बड़ा काम करेगी बेटी, तू दूर तक जाएगी। देविका भी गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने के सपने देखा करती थी। सबसे छोटी होने के बावजूद देविका हमेशा से महत्वाकांक्षी थी। उसने ठान लिया था कि वह बाहर जाकर पढ़ाई करेगी, जहां उसके लिए अधिक अवसर थे। एक दिन देवी ने उत्साहित होकर कहा, मां, मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, अब मैं अर्थशास्त्र की पढ़ाई करूंगी।
उसकी आंखों में उमंग और आत्मविश्वास झलक रहा था। सुमति मुस्कुराई, लेकिन उनके दिल में गहरी उदासी छा गई। देविका की विदाई का मतलब था उसके जीवन में एक बड़ा खालीपन, जिसे लेकर सुमति हमेशा डरती थी। उन्होंने देविका को गले लगाते हुए कहा, तू इसकी हकदार है बेटी, जा और अपने भविष्य को बना। अपनी तड़प को छुपाते हुए सुमति ने देवी की तैयारी में पूरी मदद की। देवी बेहद उत्साहित थी और नई जिंदगी शुरू करने के ख्याल से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दूसरी ओर सुमति की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगीं। वह बिस्तर पर लेटी छत को ताकते हुए सोचती, देविका के जाने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? जब वह चली जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा? सुबह देविका ने आखिरकार अपना सामान लेकर घर छोड़ा। सुमति ने उसे देर तक गले लगाए रखा। अपनी आंखों में आंसू रोके हुए उन्होंने देविका को विदा किया। देविका ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपको रोज फोन करूंगी मां, चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा। फिर वो चली गई। देविका के जाने के बाद वह घर, जो कभी जीवन और खुशियों से भरा हुआ था, अब सिर्फ यादों की गूंज बनकर रह गया। सुमति घर के खाली कमरों में चलती और हर कदम के साथ अकेलेपन का बोझ और भी भारी होता जाता। सुबह, जो कभी देविका की स्कूल जाने की तैयारी और उसकी बातों से जीवंत रहती थी, अब खामोशी और लंबाई से भर गई थी। अब उसके पास सिर्फ टीवी का शोर था, जो उसके अकेलेपन को कम करने की बजाय और गहरा कर देता था। वह रोजमर्रा के कामों को निभाने की कोशिश करती, जैसे वह हमेशा करती थी, लेकिन अब इनमें कोई अर्थ नहीं दिखता था। मैं यहां अकेली क्या कर रही हूं? वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहती, जब दिन में तीसरी बार पहले से साफ किए गए फर्श को फिर से साफ करने लगती। देविका की अनुपस्थिति ने उन्हें यह महसूस कराया कि शायद अब उन्हें सब भूल चुके हैं। रीता और अंकुश, जो कभी उनके सबसे बड़े सहारे थे, अब बहुत कम फोन करते थे। वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती। वह खुद को दिलासा देने की कोशिश करती। देविका के फोन, जो पहले रोजाना आते थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे। माफ करना मां, पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूं। देविका जल्दी में होती और कामों से घिरी रहती। सुमति फोन पर हंसती, लेकिन फोन रखते ही अकेलेपन की एक भारी लहर उन्हें घेर लेती। उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन मेरा क्या? वह मन ही मन सोचती। अकेलेपन के इस दौर में रीता और अंकुश ने उनकी स्थिति को लेकर चिंता दिखानी शुरू की, या कम से कम सुमति को यही लगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी असली मंशा साफ होने लगी। मां, आप इस बड़े घर में अकेली नहीं रह सकती। आपके लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, रीता ने मां से कहा। अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। घर बेचने से आपको आराम से रहने के लिए पैसे मिल जाएंगे। अंकुश ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उसकी आवाज में चिंता से ज्यादा कोई और दिलचस्पी झलक रही थी। सुमति ने इन सुझावों को सुनते हुए अपने दिल में एक भारीपन महसूस किया। यह घर, जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला और अपनी पूरी जिंदगी बिताई, उनके लिए सिर्फ एक संपत्ति नहीं था। यह उनके अतीत और उनके और बुद्धि के साझा जीवन की आखिरी कड़ी थी। मुझे नहीं पता कि मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं या नहीं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। मां, यह हम सबके लिए सबसे अच्छा होगा, रीता ने थोड़ा अधीर होकर कहा। आप बारी बारी से मेरे घर और अंकुश के घर रह सकती हैं। आपको अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसने अपने भाई की ओर देखा, जिसने सहमति में सिर हिला दिया। धीरे धीरे सुमति को यह एहसास होने लगा कि उनके बच्चों की चिंता उनके भले से ज्यादा घर बेचने से मिलने वाले पैसे पर केंद्रित थी। उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी आर्थिक समस्याएं हैं। क्या वे अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं बजाय मेरे? उन्होंने भारी मन से सोचा। जब भी यह विषय उठता, उन पर दबाव और बढ़ जाता। मां, घर के पैसों से आप हमारी कुछ आर्थिक समस्याएं सुलझा सकती हैं, अंकुश ने एक दिन खाने की मेज पर आराम से कहा। लेकिन उसकी मंशा साफ थी। सुमति ने उदासी भरी आंखों से अपनी बेटी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या अब मैं सिर्फ एक साधन बनकर रह गई हूं? आखिरकार लगातार बढ़ते दबाव ने सुमनी को झुकने पर मजबूर कर दिया। घर बेचने का सौदा जल्दी तय हो गया और पैसे को रीता और अंकुश के बीच बांट दिया गया, जैसा वे बार बार कह रहे थे। मां, आप देखना, सब कुछ बेहतर होगा।
रीता ने उन्हें कागजात पर हस्ताक्षर करते समय दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सुमति के दिल में गहरा खालीपन था। वह घर जिसे उन्होंने और बुद्धि ने वर्षों की मेहनत और प्रेम से बनाया था, अब किसी और का हो गया। उनके पास अब केवल कुछ यादों से भरी पेटियां और कपड़ों का एक बक्सा ही बचा था। ये मैंने क्या किया, वह सोचती जब उन्होंने देखा कि सामान से भरा ट्रक उनकी आखिरी चीजें लेकर जा रहा था। मैंने सब कुछ खो दिया। अब घर के बिना सुमति पूरी तरह से अपने बच्चों पर निर्भर हो गई। उनकी जिंदगी, जिसमें पहले कम से कम उनकी अपनी दिनचर्या का नियंत्रण था, अब रीता और अंकुश के हाथों में थी। सब ठीक हो जाएगा मां, हम आपकी देखभाल करेंगे, उन्होंने वादा किया। लेकिन सुमति के दिल में कुछ अधूरा और अस्थिर सा महसूस हो रहा था। यह वादे उन्हें सुकून नहीं देते थे और उनके दिल में बैठा डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह जानती थीं कि भले ही यह स्थिति अस्थायी मानी जा रही थी, पर अकेलापन अब उनकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन चुका था। जब वह अपने बच्चों के घरों के बीच सफर कर रही थीं, तो यह सोच उनका दिल भारी कर देती थी कि घर बेचने का फैसला शायद एक बड़ी गलती थी। हर बार जब रीता और अंकुश पैसे की चर्चा करते, सुमति को ऐसा महसूस होता कि उनकी अहमियत अब बस एक आर्थिक बोझ तक सिमट गई है। क्या मैं अब केवल एक आर्थिक बोझ बन गई हूं? वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती, जबकि उनकी रातें और भी लंबी और खामोश हो जाती थीं। जब सुमति रीता के घर गई तो उन्होंने नई जिंदगी में ढलने की कोशिश की। उनके बच्चों ने वादा किया था कि उनकी अच्छी देखभाल होगी और उन्हें अब किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शुरुआत में यह एक राहत की तरह लगा, लेकिन जल्दी ही यह साफ हो गया कि यह नई दिनचर्या उनके लिए एक भावनात्मक संघर्ष बन जाएगी। पहले ही दिन सुमति को एहसास हुआ कि उनकी उपस्थिति, जिसे पहले समाधान माना गया था, अब एक बोझ बनती जा रही थी। मां, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, रीता ने कहा। जब उसने अपनी मां को किचन की अलमारी को फिर से सजाते हुए देखा, सुमति हैरान होकर रुक गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं बस मदद करना चाह रही थी बेटी। रीता, जो अपने काम और बच्चों की जिम्मेदारियों में हमेशा व्यस्त रहती थी, सुमति के लिए समय निकालने में असमर्थ थी। मां, आज मुझे देर होगी, फ्रिज में खाना रखा है, रीता ने जल्दी जल्दी घर से निकलते हुए कहा। सुमति अकेली बैठकर खाने की खाली मेज को देखती और चारों ओर का सन्नाटा उन्हें भारी लगने लगता। शुरुआत में सुमति ने घर के कामों में हाथ बंटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा करने पर एक असहज माहौल बन जाता। शायद अब यहां मेरी जरूरत नहीं है, उन्होंने सोचा, शेल्फ पर रखी प्लेटों को छूते हुए। उन्हें उन दिनों की याद आने लगी जब वह अपने घर का सारा काम खुद करती थी। अब इस घर में वह एक मेहमान की तरह महसूस करती थी। उनका यह असहज महसूस करना दिन ब दिन बढ़ता गया। मां, मैं जानती हूं कि आप मदद करना चाहती हैं, लेकिन बच्चों का एक रूटीन है, कृपया चीजें गड़बड़ मत कीजिए, रीता ने झुंझलाते हुए कहा। रीता की यह बातें सुमति को भीतर तक आहत करने लगीं। हर छोटी छोटी बात पर सुधार की कोशिश से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वह उस घर की सदस्य नहीं, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति बन गई हैं। मैं कब अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई? उन्होंने आंसुओं के साथ खुद से सवाल किया और अपने कमरे में अकेले बैठकर रो पड़ी। यह घर उनके लिए अब घर नहीं रहा, बल्कि एक अदृश्य कैद बनता जा रहा था। जब रीता के साथ रहने का समय पूरा हुआ और उन्हें अंकुश के घर जाना था, तो सुमति ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वहां चीजें अलग होंगी। अंकुश शांत स्वभाव का है, वह मुझे समझेगा, उन्होंने सोचा। लेकिन जब वह अंकुश और उसकी पत्नी के छोटे से अपार्टमेंट में पहुंची, तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि स्थिति वहां भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। मां, आप मेहमान कमरे में रह सकती हैं, लेकिन वह बहुत छोटा है, असुविधा के लिए माफ करना, अंकुश ने कहा। अंकुश की पत्नी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सुमति ने भी जवाब में मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल यह महसूस कर रहा था कि अब वह वास्तव में बोझ बन गई हैं। अंकुश के घर के शुरुआती दिनों में सुमति ने परिवार की दिनचर्या में खुद को ढालने की कोशिश की। अंकुश और उसकी पत्नी लंबे समय तक काम पर रहते थे और पोते पोतियां स्कूल में होते थे।
सुमति छोटे से अपार्टमेंट में अकेले दिन बिताती, बस अपनी यादों और ख्यालों के सहारे। कभी कभी वह मदद करने की कोशिश करती, जैसे बर्तन धोना या बैठक को व्यवस्थित करना, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे उनका प्रयास गलत समझा जाता। मां, इन सब चीजों की चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, अंकुश कहता, बिना अपनी मां की आंखों में छिपी तकलीफ को देखे। सुमति चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती और खुद को और भी बेकार महसूस करती। एक रात जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, अंकुश ने एक ऐसा विषय छेड़ा जिसे सुनने से सुमति हमेशा डरती थी। मां, मैंने और रीता ने बात की है, अब चीजें हमारे लिए मुश्किल हो रही हैं। बच्चों का ख्याल रखना, काम और अब आपके साथ सब कुछ संभालना, यह सब थोड़ा कठिन हो गया है। आप समझ रही हैं ना? अंकुश की बातें सुमति के दिल में गहरी उतर गईं। उनके चेहरे पर गर्मी सी महसूस हुई और आंसू छलकने को थे, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। मैं समझती हूं बेटा, मैं कोई परेशानी नहीं बनना चाहती। उन्होंने मुश्किल से अपनी आवाज को थरथराने से रोका, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था मानो जमीन उनके नीचे से खिसक गई हो। उस रात सुमति देर तक जागती रही। उनके मन में यह डर समा गया था कि वह और भी अधिक परेशानी न बन जाए। उन्होंने चुप रहकर खुद को भीतर ही भीतर समेट लिया, मानो इस तरह वह और कम नजर आएंगी और कम बोझ लगेंगी। दिन धीरे धीरे गुजरते गए, लेकिन माहौल वही रहा। सुमति ने खुद को स्थितियों में ढालने की कोशिश की, लेकिन हर रोज ऐसा महसूस होता रहा कि उनकी उपस्थिति बस बर्दाश्त की जा रही है, सराही नहीं जा रही। मां बेटी के बीच होने वाली बातचीत अब छोटी और औपचारिक हो गई थी। आप ठीक है मां? रीता कभी कभी पूछती, लेकिन बिना किसी वास्तविक उत्तर की प्रतीक्षा किए। सुमति बस हल्की मुस्कान के साथ कहती, हां बेटी, सब ठीक है। लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। पहले जो पोते पोतियां उनकी उपस्थिति से खुश होते थे, अब वे भी उनसे दूर रहने लगे थे। सुमति सोचती, क्या मैं वास्तव में बोझ बन गई हूं? वह बच्चों को दूसरी तरफ खेलते हुए देखती, जो अब उन्हें अनदेखा करने लगे थे। हर दिन उनका मन और भारी होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, मुझे इस परीक्षा को सहने की शक्ति दें। उन्होंने प्रार्थना की और आंखें बंद कर लीं। एक दोपहर जब सुमति अंकुश के घर में अकेली थीं, उन्होंने अनजाने में एक बातचीत सुन ली। अंकुश और उसकी पत्नी अपने कमरे में बात कर रहे थे, यह जाने बिना कि मां सुन रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। उन्हें और देखभाल की जरूरत है, लेकिन हम पहले ही परेशान हैं। शायद हमें अब किसी स्थायी हल के बारे में सोचना चाहिए, अंकुश की पत्नी ने कहा। सुमति यह सुनकर सन्न रह गईं। स्थायी हल? वह समझ गईं कि इसका क्या मतलब था, लेकिन इसे स्वीकारने को तैयार नहीं थीं। किसी अजनबी जगह भेजे जाने की सोच, जहां वह और भी अधिक भुला दी जाएंगी, उन्हें भीतर तक भयभीत कर रही थी। अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके बच्चों के साथ उनके दिन गिने चुने रह गए थे। उनकी शिकायतें, उदासीन नजरें और झुंझलाहट भरी सांसें साफ इशारा कर रही थीं कि अब उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। वे मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे हैं, उन्होंने सोचा, जबकि वह एक और बार अपना सामान पैक कर रही थीं। मैं उनकी मां हूं, वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुमति अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद से सवाल करती। उन दिनों की यादें, जब उनके बच्चे उन पर निर्भर थे, जब वह परिवार की धुरी थीं, अब उन्हें दूर और पराई लगने लगी थीं। एक बार जब वह रीता के घर रात के खाने पर बैठी थीं, तो उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश की। याद है रीता, जब मैं रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी? सुमति ने कहा। रीता ने हल्के से सिर हिलाया और एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां मां, लेकिन अब वह बहुत पुरानी बात है। अब हमारी अपनी जिंदगियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। यह ठंडा जवाब सुमति के दिल पर एक और चोट की तरह था। तो अब यही रह गई है मेरी कहानी, अब कोई मायने नहीं रखती। वह अपने खाने की प्लेट को देखते हुए सोचने लगी, बिना खाना खत्म किए। दिन हफ्तों में बदलते गए और सुमति को अपनी नई वास्तविकता से घुटन महसूस होने लगी। वह प्यार और देखभाल, जिसकी उन्होंने अपने बच्चों से उम्मीद की थी, कभी नहीं मिली। इसके बजाय बोझ बनने का एहसास हर दिन बढ़ता गया। उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं और कितना यह सब झेल सकती हूं?
मैं ऐसे और नहीं जी सकती, उन्होंने सोचा, दिल में भारीपन के साथ। बच्चों की हर नाराजगी, हर उदासीन नजर उन्हें याद दिलाती थी कि अब उनकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं रहा। मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे और नहीं जी सकती, वह बुदबुदाई, जबकि एक और रात का अकेलापन उन्हें घेरने लगा। रीता और अंकुश के घरों में रहना अब सुमति के लिए असहनीय हो गया था। वह कहीं भी सहज महसूस नहीं करती थी और हर दिन एक नए तरह के एहसास से भरा था कि वह अब उस जीवन का हिस्सा नहीं रही। फिर भी सुमति हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने एक आखिरी बार अपनी जगह पाने की कोशिश की। रीता के परिवार के लिए उन्होंने एक खास भोजन तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने घंटों रसोई में बिताए, वह व्यंजन बनाते हुए जो उन दिनों की याद दिलाते थे जब उनके बच्चे छोटे थे और बुद्धि जिंदा थे। यह उनके लिए खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश थी, उस खुशी को वापस लाने की जो वह पहले महसूस करती थी। शायद इससे उन्हें एहसास होगा कि मैं कितनी महत्वपूर्ण हूं, उन्होंने सोचा, जबकि उनके हाथ धीरे धीरे खाना पकाते समय थकने लगे और महक पूरे घर में फैल गई। जब रीता अपने बच्चों के साथ घर लौटी तो सुमति ने उम्मीद की थी कि उनकी मेहनत की सराहना होगी, लेकिन प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। मां, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो पहले से ही खाना बाहर से मंगवाने का सोचा था, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, रीता ने थके हुए स्वर में कहा। जब उसने टेबल पर ढेर सारे व्यंजनों को देखा, सुमति का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा को छुपाते हुए कहा, मैं बस तुम सबके लिए कुछ खास बनाना चाहती थी, जैसे पहले किया करती थी। उनकी आंखों में आंसू छलकने को थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। धन्यवाद मां, लेकिन सच में इसकी जरूरत नहीं थी, हम सब बहुत थके हुए हैं, रीता ने कहा। इस तरह वह रात का खाना, जो सुमति के लिए परिवार को फिर से जोड़ने का एक मौका था, एक और कड़वी याद बन गया। उस रात अपने छोटे से कमरे में लेटी सुमति रीता की बातें बार बार याद कर रही थी। यह केवल रात के खाने की अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी उपस्थिति की अस्वीकृति थी। मैं अब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं, उन्होंने अपने टूटे हुए दिल के साथ सोचा। उन्होंने उन दिनों को याद करने की कोशिश की जब उनके बच्चे छोटे थे, तब वह उनके जीवन का केंद्र थी। उनकी हर हंसी, हर रोने का कारण सुमति ही होती थी। क्या मैं वास्तव में उतनी अच्छी मां थी जितना मैंने सोचा था? मैं इस स्थिति में कैसे पहुंच गई? वह खुद से सवाल करती रही। फिर भी सुमति ने एक आखिरी बार खुद को उपयोगी बनाने की कोशिश की। अंकुश के घर में उन्होंने देखा कि बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही थी और उन्होंने मदद करने की कोशिश की। मां, उनके पास स्कूल में टीचर्स हैं, ट्यूशन है, आपकी जरूरत नहीं है, अंकुश ने बिना उनकी ओर देखे कहा। लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों की मदद करती थी जब तुम छोटे थे, सुमति ने दर्द भरी आवाज में कहा। अब समय बदल गया है मां, हम चीजों को अपने तरीके से संभालते हैं। अंकुश ने साफ कर दिया कि अब उनके लिए परिवार में कोई जगह नहीं बची थी, यहां तक कि छोटे छोटे सहयोग में भी। उस समय सुमति ने उस निर्णय पर विचार करना शुरू किया जिससे वह हमेशा बचती आ रही थी, घर छोड़ने का। लेकिन सवाल यह था कि वह कहां जाएंगी? अब उनके पास अपना कोई घर नहीं था, न ही कोई संपत्ति। घर बेचने के बाद रीता और अंकुश ने जोर दिया था कि वे पैसे संभालेंगे। मां, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैंक में पैसे जमा कर देंगे, आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, उन्होंने वादा किया था। लेकिन अब सुमति को एहसास हो रहा था कि उनका घर के पैसे या किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं बचा था। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी, अब वही उनके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर रहे थे। सुमति ने खुद के भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं रखा था। उनके पास अब केवल एक सवाल था, क्या मैंने अपनी जिंदगी का हर त्याग व्यर्थ कर दिया? सुमति जानती थी कि अगर वह घर से बाहर निकलती है तो वह पूरी तरह से असहाय हो जाएगी। मुझे कोई पेंशन नहीं मिलती और मेरे पास अब कोई साधन नहीं है। अगर मैं यहां से चली गई तो मुझे दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा, वह बार बार सोचती। यह सवाल और डर उन्हें हर वक्त घेरे रहते। उन्होंने कई दिन और रातें इसी उधेड़बुन में बिताई। हर बार जब उन्होंने खुद को बेकार, अस्वीकार किया हुआ और बोझ महसूस किया
तो रीता की बातें, अंकुश की लगातार टाल मटोल और उनके बच्चों के जल्दबाजी में उनकी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास याद आ जाते। इस समय सुमति अक्सर अपनी पुरानी दोस्त बेला के बारे में सोचने लगी, जो पास के गांव में रहती थीं। बेला मुझे कभी इस तरह नहीं देखती, उन्होंने सोचा, अपनी पुरानी तस्वीर को थामे हुए। बेला भी विधवा थी और दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की तकलीफें और यादें साझा की थीं। सुमति के दिल में यह विश्वास बढ़ने लगा कि शायद बेला ही वह इंसान है जो अभी भी उनकी परवाह करती है। शायद वह मुझे कुछ समय के लिए अपने पास रख सके, जब तक कि मैं कोई और रास्ता निकाल लूं, उन्होंने सोचा। अंतिम निर्णय लेने से पहले सुमति ने अपनी सबसे छोटी बेटी देविका से बात करने की कोशिश की। देविका ही इकलौती थी जो अभी भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी लगती थी। उन्होंने फोन उठाया और देविका का नंबर डायल किया, जो जकार्ता में पढ़ाई कर रही थी। हेलो माँ, आप कैसी हैं? रीता के यहां सब ठीक है? देविका ने हंसते हुए लेकिन थोड़ी व्यस्त आवाज में पूछा। सुमति ने एक पल के लिए रुककर सोचा कि क्या वह अपनी बेटी को सच्चाई बताए या नहीं। हां बेटी, सब ठीक है, उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, अपने दिल को भारी महसूस करते हुए। वह देविका को परेशान नहीं करना चाहती थी, जो इतनी दूर थी और कुछ कर नहीं सकती थी। मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी बेटी, उन्होंने कहा। देविका ने जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई और दोस्तों की बातें की। इससे पहले कि सुमति कुछ और कह पाती, देविका ने कहा, मुझे अभी जाना होगा मां, लेकिन मैं आपको फिर से फोन करूंगी। सुमति ने फोन बंद कर दिया और उसे देखते हुए ऐसा महसूस किया जैसे यह उनके टूटते संबंध का प्रतीक हो। उसकी भी अपनी जिंदगी है, मैं उससे उम्मीद नहीं कर सकती कि वह मुझे बचाए, उन्होंने गहरे दुख के साथ सोचा। उस रात अंकुश के छोटे से कमरे में अकेले बैठी सुमति ने आखिरकार अपना निर्णय ले लिया। मैं अब अपने बच्चों पर बोझ बनने की पीड़ा सहन नहीं कर सकती। मैं वो मां नहीं हूं जो कभी अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती थी। अब मैं सिर्फ एक ऐसी याद हूं जिसे उनके बच्चे अनिच्छा से अपने साथ रखे हुए हैं, उन्होंने सोचा। टेबल पर बैठकर उन्होंने एक खाली कागज और पेन उठाया। मुझे यह सही तरीके से करना होगा। उन्हें कुछ समय तक यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहां हूं, उन्होंने सोचा। कांपते हाथों से उन्होंने पहला पत्र लिखा, मैं रीता के घर जा रही हूं, चिंता मत करना। उन्होंने वह पत्र लिविंग रूम की मेज पर रखा और चुपचाप अपनी कुछ कपड़ों और पुरानी तस्वीरों वाली थैली उठाई। एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन विदाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। अंकुश के घर से बाहर निकलते हुए उन्होंने रात की ठंडी हवा को महसूस किया। उनका दिल भारी था, लेकिन एक हिस्सा राहत भी महसूस कर रहा था। मैं उस जगह से जा रही हूं जहां मुझे अब कोई नहीं चाहता, उन्होंने सोचा। रीता के घर पहुंचने पर भी उन्होंने वही किया। किचन की मेज पर एक और पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था कि वह अंकुश के घर जा रही हैं। यह उसी चक्र को दोहराने जैसा था, लेकिन इस बार लौटने का कोई इरादा नहीं था। सुमति अब बेला के गांव की ओर चल पड़ी, इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति अब भी उनकी परवाह करता होगा। अंधेरी सड़कों पर चलते हुए उनके निर्णय का बोझ उन्हें तंग कर रहा था। सुमति अपने आप को अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। मैं अब एक बूढ़ी औरत हूं जिसके पास कोई पैसा नहीं है। मेरे बच्चों ने सब कुछ ले लिया और अब मेरे पास क्या बचा है? अपनी खुद की जिंदगी पर भी कोई नियंत्रण नहीं, उन्होंने दुख भरे मन से सोचा। वह हैरान थी कि उनके रिश्ते जो कभी अटूट लगते थे अब इतने कमजोर कैसे हो गए। जितनी बार वह इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करती, हर बार उन्हें सिर्फ दर्द और उपेक्षा का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे चलते हुए उनकी यादें उन्हें बुद्धि के साथ बिताए गए दिनों में ले गईं। वह सोचने लगी कि कैसे उन्होंने और बुद्धि ने मिलकर अपना घर बनाया और तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को पाला। वह सब कुछ अब बहुत दूर लग रहा था और भविष्य अंधकारमय। फिर भी उनके दिल में एक आशा की किरण थी। बेला मुझे अपने पास रखेगी। उसने हमेशा कहा था कि वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, उन्होंने खुद को दिलासा देते हुए सोचा। थके हुए और कांपते कदमों से वह बेला के गांव की ओर बढ़ती रही। सफर उम्मीद से ज्यादा लंबा और कठिन था। उसकी टांगें दर्द से कांप रही थीं,
लेकिन अपनी सच्ची सहेली के पास पहुंचने की उम्मीद ने उन्हें चलते रहने का साहस दिया। बेला ने कहा था कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूं। वह बार बार खुद से दोहराती रही। जैसे ही उसे दूर से बेला का घर दिखाई दिया, उसके दिल में राहत की एक हल्की सी किरण जगी। आखिरकार एक ऐसी जगह जहां मुझे सुकून मिलेगा, उन्होंने धीरे से कहा। उसकी आंखें रोने से लाल थीं, लेकिन जैसे जैसे वह घर के पास पहुंची, उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। बेला का घर, जो कभी जिंदगी से भरा रहता था, अब सुनसान और वीरान नजर आ रहा था। दरवाजे पर बिकाऊ है कि एक तख्ती लटकी हुई थी जो हवा में झूल रही थी। सुमति का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई गलती हो गई हो। एक पड़ोसी जो वहां से गुजर रहा था ने उन्हें देखा और सहानुभूति भरी नजरों से कहा, आप बेला को ढूंढ रही हैं? वह तो कुछ महीनों पहले गुजर गई। क्या आपको नहीं पता? ये शब्द सुमति के दिल पर गहरा वार कर गए। उसकी टांगें कांपने लगीं और दुनिया जैसे उसके चारों ओर धुंधली हो गई। वह उस पड़ोसी को जवाब देने की भी ताकत नहीं जुटा सकी, जो थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। सुमति घर के सामने ही बैठ गई, अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और थोड़ी ही देर में वह असहनीय सिसकियों में बदल गए। बेला, तुम मेरी आखिरी उम्मीद थी, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। बेला की मौत की खबर और अपने बच्चों की उपेक्षा की पीड़ा ने उनका मनोबल तोड़ दिया। वह अब भी उम्मीद कर रही थीं कि बेला अचानक बाहर आएगी और उन्हें गले लगा लेगी, लेकिन घर की वीरानी उसके दिल के अकेलेपन को और गहरा कर रही थी। उन्होंने अपना सिर उठाया और बिकाऊ है कि तख्ती को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि अब यहां भी उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। यहां भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, उन्होंने खुद से कहा, जबकि उनका शरीर थकावट और निराशा से कांप रहा था। अब बिना किसी मंजिल के और बिना किसी सहारे के सुमति फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसके कदम और भी भारी थे। मैं रीता या अंकुश के पास वापस नहीं जा सकती। वे मुझे वहां नहीं चाहते। बेला भी अब नहीं रही। मेरे पास कोई नहीं बचा, उन्होंने सोचा। हर कदम के साथ उसकी तन्हाई और भी स्पष्ट हो रही थी। जिन लोगों को उनके साथ होना चाहिए था, उनके अपने बच्चे उन्हें परवाह नहीं करते थे। क्या उन्हें यह भी नहीं पता चला कि मैं कहीं गायब हो गई हूं? उन्होंने खुद से पूछा। उनके दिल में गहरी पीड़ा उठी, जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा की चोट थी। सड़क पर बिताए पहले कुछ दिन उनके लिए भयावह थे। वह बिना किसी मंजिल के इधर उधर भटकती रही, सिर झुकाए यह कोशिश करती कि कोई उन्हें ना देखे। भूख ने जल्द ही उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। अपनी पोटली में बचे कुछ पैसे उन्होंने सड़क किनारे की एक बेकरी से सूखी रोटी खरीदने में खर्च कर दिए। एक बेंच पर बैठकर धीरे धीरे रोटी खाते हुए वह उन लोगों को देख रही थीं जो अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई भी उनकी ओर नहीं देख रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि वह कौन है या उनके साथ क्या हो रहा है। अगर मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा, उन्होंने सोचा। दिन बीतने के साथ सुमति ने दूसरों की दया पर जीना शुरू कर दिया। वह लोगों के दरवाजों पर खाना मांगती या नरम दिल दुकानदारों से मदद की गुहार लगाती। वह गर्व जो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा था, अब गायब हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह खत्म होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बच्चे मुझे इस हाल में छोड़ देंगे, सुमति अक्सर सोचती। जब वह किसी भीड़ भरी सड़क के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी होती, ठंडी हवा से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, कभी कभी बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह धीरे धीरे रोने लगती, न केवल वर्तमान की कठोरता के लिए बल्कि उस अतीत के लिए भी जिसने उन्हें यहां ला खड़ा किया था। समय बीतता गया और सुमति उन दिनों को गिनने लगी जब से वह अपने बच्चों के घरों से निकली थीं। हफ्ते बीत चुके थे और किसी ने भी उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की थी। क्या उन्हें मेरी परवाह नहीं है? क्या उन्हें मेरी गैर मौजूदगी महसूस भी नहीं हुई? वह खुद से पूछती, लेकिन उनके दिल में जवाब साफ था। रीता और अंकुश अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। काम, बच्चों और दिनचर्या में खोए हुए सुमति अब उस जीवन का हिस्सा नहीं थी। यह सच्चाई उनके लिए असहनीय होती जा रही थी। मैं उनकी मां हूं, वे मुझे कैसे भूल सकते हैं?
कभी कभी सड़क के किनारे बैठकर वह गुजरते हुए परिवारों को देखती। वह देखती कि कैसे मां अपने बच्चों के साथ हंसती बोलती और उनकी देखभाल करती हैं। मैं भी कभी ऐसी ही थी, वह सोचती और उसकी आंखों में आंसू भर आते। मैं भी अपने बच्चों की जिंदगी का केंद्र थी। वे मुझ पर हर चीज के लिए निर्भर थे और अब मैं सिर्फ एक परछाई हूं, एक ऐसी याद जिसे वे भूलना चाहते हैं। यह बेकार होने का एहसास उन्हें अंदर से खा रहा था। हर दिन के साथ उनकी गरिमा भी कम होती जा रही थी। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न कोई घर, न परिवार और न ही कोई अपना। एक बार एक व्यस्त बाजार में एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोटी का एक टुकड़ा और पानी की बोतल दी। सुमति ने कमजोर सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और उनकी आंखें भर आईं। अजनबियों की यह दया ही अब उन्हें जीवित रखे हुए थी। लेकिन यह सोच भी उन्हें सताती थी, क्यों अजनबी मुझ पर ज्यादा दयालु है जबकि मेरे अपने बच्चों ने मुझे यूं छोड़ दिया। यह विचार उनके दिल को और भारी कर देता था। उनके बच्चों द्वारा ठुकराए जाने का दर्द उनके कंधों पर बहुत भारी था। वह अपने बच्चों के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नतीजा वही होगा। वे मुझे फिर से बाहर भेज देंगे या उससे भी बदतर मुझे वहीं छोड़ देंगे, जैसे किसी वस्तु को जिसे वे संभाल नहीं सकते। सड़कों पर बिताई गई रातें सबसे कठिन थीं। ठंड उनकी त्वचा को काट रही थी और असहाय होने की भावना उन्हें भीतर तक घुटन देने लगी थी। किसी दयालु व्यक्ति से मिला हुआ एक कंबल ओढ़कर सुमति आसमान की ओर देखती और खुद से पूछती, क्या अब यही मेरे जीवन का अंत है? क्या मैं अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ही बिताऊंगी, भटकते हुए, बिना किसी की परवाह के? वे तारे जो कभी उनके घर की शांत रातों में सुकून देते थे, अब दूर और उदासीन लगते थे। दुनिया उनके चारों ओर घूम रही थी, लेकिन सुमति को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी मौजूदगी अब कोई मायने नहीं रखती। दिन घिसते गए और सुमति ने समय की परवाह करना ही छोड़ दिया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कितने दिन बीत चुके थे जब से वह अपने बच्चों के घरों से निकली थी। क्या उन्हें पता चला होगा? क्या उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैं अब वहां नहीं हूं? यह सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था, लेकिन जवाब उनके दिल में साफ था। उन्हें परवाह नहीं है। अगर होती तो वे अब तक मुझे ढूंढ चुके होते। अब सुमति एक भूली हुई शख्सियत बन चुकी थी, सड़कों पर भटकते हुए, अजनबियों की दया पर निर्भर और उस असहनीय दर्द से जूझ रही थी जो उनके अपने बच्चों द्वारा ठुकराए जाने से आया था। हर दिन सुमति के लिए एक नई लड़ाई थी, भूख, ठंड और तन्हाई के खिलाफ। लेकिन इन सबसे ज्यादा वह लड़ाई उस कड़वे सच के खिलाफ थी कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की, उन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं थी। दूसरी ओर देविका जकार्ता में अपनी पढ़ाई में व्यस्त थीं। विश्वविद्यालय का जीवन इतना भाग दौड़ भरा था कि उनके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त मुश्किल से मिलता था। फिर भी कुछ रातें ऐसी होती थीं जब सन्नाटा और दूरियों का एहसास उन्हें उनकी मां सुमति की याद दिला देता। उसे पता था कि उसकी मां अब रीता और अंकुश के घरों में बारी बारी से रहती है। मां का ख्याल रखा जा रहा होगा, देविका खुद को दिलासा देती, इस सोच के साथ कि अपनी दूरी की वजह से अपराध बोध को दबाया जा सके। फिर भी देविका कभी कभी रीता या अंकुश को फोन करके मां के बारे में पूछ लिया करती थी। शुरू में भाई बहनों के जवाब संतोषजनक होते। मां यहां हैं, ठीक हैं देविका, चिंता मत करो, वह आराम कर रही हैं, रीता ने एक बार बेफिक्र स्वर में कहा। अंकुश ने भी इसी तरह जवाब दिया, मां ठीक हैं, वह अब भी रीता के पास हैं, कोई खास बात नहीं है। यह जवाब देविका को थोड़े समय के लिए संतुष्ट कर देते। ठीक है, अगर मां ठीक है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वह सोचती। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, देविका को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हर बार जब वह सीधे अपनी मां से बात करने की कोशिश करती है तो या तो वह उपलब्ध नहीं होती या फिर रीता और अंकुश कह देते कि वह व्यस्त हैं। मैं बाद में कॉल कर लूंगी, देविका खुद से वादा करती। लेकिन जब वह कोशिश करती तो फोन कभी उठाया नहीं जाता। अजीब है, मां ने कभी फोन न उठाने की आदत नहीं डाली, उसने सोचा। धीरे धीरे देविका बेचैन होने लगी। एक दिन उसने अंकुश से सीधे पूछा,
क्या तुम्हें यकीन है कि मां तुम्हारे साथ हैं? मुझे उनसे बात किए हफ्तों हो गए हैं। अंकुश ने टाल मटोल करते हुए जवाब दिया, अरे देविका, वह अभी रीता के घर हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गई होंगी, सब ठीक है। यह जवाब सुनकर देविका की चिंता और बढ़ गई। मां कब से बिना बताए दोस्तों के घर जाने लगी, उसने सोचा। अब उसे लगने लगा कि भाई बहन को छुपा रहे हैं। बार बार मां से बात ना कर पाने की वजह से देवी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने फिर से रीता को फोन किया। रीता, मैं मां से बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वह कभी उपलब्ध नहीं होती। आखिर हो क्या रहा है? रीता ने हमेशा की तरह व्यस्तता से जवाब दिया, मां ठीक हैं, शायद वह थकी हुई हैं या बच्चों के साथ व्यस्त हैं, चिंता मत करो। लेकिन देविका अब इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। मां के बारे में अस्पष्ट जवाब और उनकी लगातार गैर मौजूदगी देविका के मन में सवाल पैदा करने लगे। यह सब इतनी अस्पष्ट बातें क्यों कह रहे हैं, वह सोचने लगी। हर बार फोन करने पर वही गोलमोल जवाब मिलते और देविका की चिंता गहराती गई। जैसे जैसे विश्वविद्यालय का सेमेस्टर समाप्त हुआ और छुट्टियां नजदीक आईं, देविका ने तय किया कि वह अपनी मां से मिलने जाएगी। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि मां कैसी हैं। यह सब अजीब लग रहा है, उसने सोचा। जकार्ता से निकलने की आखिरी तैयारी करते हुए देविका ने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। क्या मेरे भाई बहन मां के बारे में कुछ गंभीर बात छुपा रहे हैं? अगर वे मुझे मां से बात नहीं करने दे रहे तो शायद उन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। उसने गुस्से और चिंता से भरे मन से सोचा। भाई बहनों के व्यवहार ने देविका की शंका को और बढ़ा दिया था। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सब कुछ सच में ठीक है या मैं कुछ बड़ा अनदेखा कर रही हूं? अंकुश से बात करते हुए देविका ने सुना था कि वह कितनी लापरवाही से बोला, अरे मां ने एक नोट छोड़ा था कि वह रीता के घर जा रही हैं, लेकिन वह अब तक वापस आ चुकी होंगी या शायद किसी दोस्त के घर गई होंगी। सब ठीक है देविका, फिक्र मत करो। यह सुनकर देविका के भीतर गहरी बेचैनी भर गई। मां नोट छोड़कर गई हैं, वह इधर उधर घूम रही हैं और किसी को पता तक नहीं कि वह कहां हैं। देविका ने अपने दिमाग में हर बात को फिर से सोचने और समझने की कोशिश की। रीता ने भी पहले कुछ ऐसा ही कहा था। मां शायद अभी अंकुश के घर पर होंगी या फिर किसी से मिलने गई होंगी। देविका, मां समझदार हैं, चिंता मत करो, वह ठीक हैं। रीता के इन शब्दों में न चिंता थी और न ही स्नेह। यह बात देविका को अंदर तक झकझोर गई। मेरे भाई बहन मां को सिर्फ एक समस्या मानकर टाल रहे हैं। वे खुश हैं कि मां वहां नहीं है। वे मां को एक बोझ समझते हैं, उसने सोचा। इस बात ने देविका को अंदर से कचोट दिया। हर नई बातचीत के साथ देविका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी मां को लेकर चिंतित थी, लेकिन दूरी की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। यह स्थिति उसे अंदर से तोड़ने लगी। क्या उन्हें लगता है कि मुझे यह जानने का हक नहीं है कि मां के साथ क्या हो रहा है, या फिर वे खुद ही नहीं जानते कि मां कहां है? यह विचार उसके अंदर गुस्से और हताशा का तूफान खड़ा कर रहे थे। आखिरकार छुट्टियों की पूर्व संध्या पर देविका ने फैसला किया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे मां से मिलना ही होगा। कुछ तो बहुत गलत है और जब तक मैं सच्चाई पता नहीं कर लेती चैन से नहीं बैठूंगी। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। उसकी नसों में बेचैनी दौड़ रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? उन्हें मुझे सच्चाई बतानी ही होगी, या शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि मां कहां है। यह सोचते हुए उसका दिल भारी हो गया। उधर सुमति सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि देविका उनसे मिलने के लिए वापस आ रही है। अकेलेपन और दर्द में घिरी हुई वह दूसरों की दया पर जी रही थी, जबकि उनके बड़े बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे थे बिना उनकी परवाह किए। एक बार देविका ने अपने भाई बहनों की बातचीत में सुना था, अच्छा है कि वह यहां नहीं है, इससे हमें थोड़ी राहत मिलती है। मां को पता है कि उन्हें क्या करना है देविका, वह कोई बच्ची नहीं है। इस लापरवाह टिप्पणी ने देविका के भीतर कुछ तोड़ दिया।
वे हमारी मां को उसकी किस्मत पर छोड़ रहे हैं, उसने सोचा। पक्का इरादा करते हुए देवी ने अपना आखिरी बैग बंद किया और पहली उपलब्ध फ्लाइट बुक कर ली। मैं पता करूंगी कि क्या हो रहा है और यह सुनिश्चित करूंगी कि मां सुरक्षित हैं। जब वह विमान की खिड़की से बाहर देख रही थी, तब यह केवल अपनी मां से मिलने की बात नहीं थी, बल्कि उनकी रक्षा करने की भी थी। जो कुछ भी हुआ हो, अब मैं मां का ख्याल रखूंगी, उसने खुद से वादा किया। जब देविका अपनी बहन रीता के घर पहुंची तो उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। टैक्सी से उतरते ही वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। उसके मन में यह बेचैनी थी कि वह जल्द से जल्द अपनी मां से मिले, लेकिन दिल में कहीं डर भी था कि उनके भाई बहनों की टाल मटोल में कुछ न कुछ गलत है। उसने घंटी बजाई। रीता ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट का भाव था। देविका, तुम यहां कैसे? रीता ने पूछा। उसने घबराते हुए घड़ी की ओर देखा, जैसे कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं मां से मिलने आई हूं। हफ्तों से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम लोग हमेशा बहाने बनाते हो, देविका ने गुस्से में जवाब दिया, अपनी निराशा छुपाए बिना। रीता कुछ पल के लिए रुकी और फिर लापरवाही से बोली, मां यहां नहीं है, शायद वह अंकुश के घर पर होंगी। रीता के इस लापरवाह रवैये ने देविका के धैर्य का बांध तोड़ दिया। अंकुश के घर? तुमने तो कहा था कि मां यहां है, देविका ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज में चिंता और गुस्से की लहर दौड़ने लगी। रीता ने एक कदम पीछे लिया, असहज महसूस करते हुए। मां यहां थी, लेकिन तुम जानती हो मां कभी यहां कभी वहां रहती हैं, शायद बिना बताए चली गई होंगी, रीता ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में गंभीरता की कमी साफ झलक रही थी। नाराज और शक से भरी हुई देविका घर से बाहर निकल गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अंकुश को फोन किया, लेकिन हर बार की तरह कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार अंकुश ने फोन उठाया। उसकी आवाज बेहद शांत और सामान्य थी, मानो कुछ भी गलत ना हो। देविका, इतनी घबराहट क्यों? मां शायद रीता के घर पर है, अंकुश ने कहा। देविका की आवाज कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और कहा, रीता ने बताया कि वह तुम्हारे साथ है, अब बहाने बनाना बंद करो। मां कहां है? अंकुश कुछ पलों के लिए चुप हो गया, जिससे देविका की चिंता और बढ़ गई। रुको देविका, मां हमेशा घूमती रहती हैं, शायद किसी दोस्त के पास गई हों। अंकुश ने जैसे बात खत्म करने की कोशिश की। किस दोस्त के पास? तुम लोग मजाक कर रहे हो। देविका का गुस्सा फूट पड़ा। तुम लोगों को पता भी नहीं कि मां कहां है, क्या तुम्हें उनकी कोई फिक्र है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अजीब सा डर उसे जकड़ रहा था। उसने फोन काटा और तुरंत अंकुश के घर की ओर दौड़ी। अंकुश का सामना करने के लिए जब वह वहां पहुंची तो अंकुश दरवाजे पर खड़ा मिला, एक झिझक भरी मुस्कान के साथ। देविका, इतना ड्रामा मत करो, मां ने एक नोट छोड़ा था कि वह रीता के घर जा रही हैं। देविका का पूरा शरीर गुस्से और डर से कांपने लगा। मां ने एक नोट छोड़ा? तुम समझ भी रहे हो कि तुम लोग क्या कह रहे हो? किसी को नहीं पता कि मां कहां है, कितने दिन से, कितने हफ्तों से। भाई बहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब सच्चाई से मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा था। वह जल्द ही लौट आएंगी देविका, इतनी चिंता मत करो। अंकुश ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कोई सच्ची चिंता नहीं थी। यह सुनते ही देविका को सब कुछ साफ हो गया। उसके भाई बहन अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने यह महसूस ही नहीं किया या जानबूझकर नजरअंदाज किया कि मां लापता हो गई थी। सुमति को शायद हफ्तों से किसी ने नहीं देखा था और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ऐसा कैसे होने दिया? देविका की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज टूट गई थी। उसने रीता और अंकुश की ओर देखा, जवाब की उम्मीद में, लेकिन उनके चेहरों पर कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं था। सच्चाई यह थी कि उनके भाई बहन मां को एक बोझ समझने लगे थे और अब मां गुम हो गई थी, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। तुम लोगों को सच में नहीं पता कि वह कहां है, सही कहां ना? देविका ने दर्द और निराशा भरी आवाज में पूछा। दोनों चुप रहे, जवाब देने में असमर्थ। उसी पल देविका को समझ आ गया कि मां को ढूंढने की जिम्मेदारी अब सिर्फ उसकी है। अपने आप को अकेला महसूस करते हुए वह घर से बाहर चली गई।
इस बार बिना पीछे देखे। देविका ने ठान लिया कि वह अकेले ही मां की तलाश करेगी, लेकिन सवाल यह था कि कहां से शुरुआत करें। सड़कों पर चलते हुए देविका ने सोचने की कोशिश की कि मां आखिर कहां जा सकती थी। मां, तुम कहां हो? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसे सुमति की पुरानी दोस्त बेला का ख्याल आया। बेला, जो मां की बेहद करीबी थी। शायद मां बेला के पास गई हो, उसने सोचा। एक हल्की सी उम्मीद उसके दिल में जागी। अगर मां को सहारे की जरूरत थी तो वह बेला के पास जरूर गई होंगी। देविका ने तुरंत उस गांव के लिए पहली बस ली जहां बेला रहती थी। बस की यात्रा के दौरान देविका का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। रास्ता लंबा और थका देने वाला लग रहा था, लेकिन आखिरकार गांव पहुंचते ही वह दौड़ते हुए बेला के घर की ओर बढ़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसे कुछ सही नहीं लगा। घर पूरी तरह शांत था और बाहर बिकाऊ है की तख्ती लगी हुई थी। देविका को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने धीरे से खुद से कहा। तभी एक पड़ोसी ने देविका की उलझन भरी नजरें देखी और पास आकर पूछा, क्या आप बेला को ढूंढ रही हैं? देविका ने तेजी से सिर हिलाया। हां, मैं उनकी सहेली की बेटी हूं। हो सकता है मेरी मां उनसे मिलने आई हो। वह आदमी उदासी से सिर हिलाते हुए बोला, मुझे अफसोस है, बेला कुछ महीने पहले गुजर गई। देविका को जैसे लकवा मार गया। क्या? लेकिन मेरी मां, वह यहां आई होंगी, आपने उन्हें देखा है? पड़ोसी ने माथे पर शिकन डालते हुए याद करने की कोशिश की। हां, कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग महिला आई थी जो बेला के बारे में पूछ रही थी। वो बहुत दुखी लग रही थी। जब उन्हें बेला की मौत के बारे में पता चला तो वह चली गईं, बहुत उदास थीं। देविका के पैर कांपने लगे और उसे भयानक निराशा ने घेर लिया। मेरी मां यहां आई थी और उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा, उसने खुद से कहा। देविका के चारों ओर की दुनिया मानो गिरने लगी। अब कोई और सुराग नहीं बचा था और मां को कभी न खोज पाने का डर उसके दिल में घर कर रहा था। बेला के गांव से लौटते समय देविका का दिल टूट चुका था। अब उसे यह पता चल गया था कि उसकी मां सुमति ने वहां शरण लेने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रही। सबसे बुरा यह था कि इसके बाद से ही सुमति का कोई पता नहीं था। देविका के अंदर चिंता का सैलाब उमड़ने लगा। वह सड़कों पर बिना किसी दिशा के चलने लगी। मां, तुम कहां हो? वह बार बार बुदबुदा रही थी, जैसे उसकी आवाज मां को वापस ला सकती हो। हर गली और मोहल्ले में घूमते हुए उसे अपनी मां की तलाश की बेचैनी महसूस हो रही थी। समय मेरे खिलाफ है, उसने सोचा, और निराशा उसे अंदर से खा रही थी। उसकी पहली मंजिल पुलिस स्टेशन थी। देविका भीतर घबराई हुई दाखिल हुई और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से अपनी मां के गायब होने की बात जल्दी जल्दी बताई। मेरी मां हफ्तों पहले घर से गई थी और किसी ने कुछ नहीं किया। कृपया आपको मेरी मदद करनी होगी। अधिकारी ने उसे देख और रूखे अंदाज में कहा, मैडम, वयस्कों के गायब होने के मामले प्राथमिकता में नहीं आते, खासकर जब कोई सबूत न हो कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। देविका अधिकारी की इस ठंडे जवाब से हैरान रह गई। उसने फिर विनती की, वह अकेली हैं, बेसहारा हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है, कृपया कुछ कीजिए। कुछ सामान्य सवालों के बावजूद अधिकारी ने कोई विशेष मदद नहीं की। देविका खाली मन से स्टेशन से बाहर निकल आई। पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने का एहसास और इस खोज में अकेले होने का बोझ उसे दबाने लगा। मैं हार नहीं मान सकती, उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहा। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मां नहीं मिल जाती। खोज शुरू की जहां सुमति हो सकती थी। उसने पार्कों, शरण स्थलों और बाजारों का चक्कर लगाया। राहगीरों से सवाल करते हुए देविका ने बार बार पूछा, क्या आपने एक बुजुर्ग महिला को देखा है, सांवले रंग की साड़ी पहने हुए? वह अपना फोन निकालकर मां की तस्वीर दिखाती, जो उसके पास गिनी चुनी ही थी। हर बार जवाब एक जैसा ही मिलता, नहीं देखा, कोई जानकारी नहीं। हर बार नहीं सुनकर देविका का दिल और डूबने लगता। समय तेजी से बीत रहा था और उसकी बेबसी बढ़ती जा रही थी। उधर सुमति सड़कों पर भटक रही थी, उस कठिन जिंदगी का सामना करते हुए जिसे केवल एक बेसहारा इंसान ही समझ सकता है।
उन्हें मुश्किल से ही खाना मिल पाता था। जब वह किसी छोटी दुकान में कुछ मांगने जाती तो उन्हें भगा दिया जाता। यहां से निकल जाओ बूढ़ी, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एक बेकरी के मालिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाथ में गंदा कपड़ा लहराते हुए। सुमति ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू लिए हुए। उसकी गरिमा धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे उसकी ताकत भी उसे छोड़कर जा रही हो। मुझे बस रोटी का एक टुकड़ा चाहिए था, उसने बुदबुदाते हुए कहा, अपनी उदास आंखों से उस दुकान को देखते हुए। एक दिन भयंकर बारिश के दौरान उसने एक छोटे कैफे में घुसने की कोशिश की ताकि बारिश से बच सके। उसके कपड़े पहले ही फट चुके थे और अब पूरी तरह भीग गए थे। ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मुझे बस थोड़ी गर्मी चाहिए, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कैफे की मालकिन ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। यहां भिखारियों के लिए जगह नहीं है, तुरंत निकलो, उस औरत ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। सुमति बिना किसी प्रतिरोध के वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर पराजय का गहरा भाव था। क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? सड़कों पर भटकते हुए बिना किसी की परवाह के वह खुद से पूछने लगी। इस बीच देविका ने अपनी खोज जारी रखी, पार्कों में घंटों बिताते हुए, बेघर लोगों से पूछते हुए कि क्या उन्होंने उनकी मां को देखा था। कुछ लोग कहते हमने देखा है, लेकिन हर बार वह जानकारी बेकार साबित होती। लोग कहते वह यहां थी लेकिन कई दिन पहले, और इससे देविका की चिंता और बढ़ जाती। हर बेकार सुराग के साथ देवी का दिल बैठता जा रहा था। मां, तुम कहां हो? वह हर बीतते दिन के साथ थकावट और चिंता में डूबती जा रही थी। उसके भाई बहन देविका के समर्पण को देखकर भी उसी उदासीनता के साथ उसे समझाने की कोशिश करते। मां जानती हैं कि उन्हें क्या करना है देविका, उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वह लौट आएंगी, वे कहते। लेकिन देविका इसे मानने को तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि कुछ भयानक हो रहा है। कई महीने बीत चुके थे और सुमति, वह मजबूत मां जो हमेशा उनका सहारा थी, अब गायब थी और कोई भी परवाह नहीं कर रहा था। मैं अपनी जिंदगी कैसे जी सकती हूं जब मुझे पता है कि मेरी मां सड़कों पर पीड़ा झेल रही है। अगर सबने उन्हें भुला दिया है तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, देविका ने ठान लिया। फिर एक दिन जब वह ठंडी शाम को पार्क में घूम रही थी, उसने एक बेंच पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को देखा जो एक पुराने गंदे कंबल में लिपटी हुई थी। देविका का दिल धड़कने लगा। नहीं, क्या यह मां हो सकती है? वह दौड़ती हुई उस महिला के पास पहुंची। जब वह पास आई तो तुरंत पहचान गई। मां! देविका की आवाज भावनाओं से भर गई और वह घुटनों के बल उसके सामने गिर पड़ी। सुमति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खाली और खोई हुई थीं। जब उसने देविका को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, मानो वह किसी भूत को देख रही हो। देविका, तुमने मुझे ढूंढ लिया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। देविका ने उन्हें जोर से गले लगा लिया, आंसुओं के साथ हिचकियां लेते हुए बोली, मां, क्या हुआ? तुम इतने समय से कहां थीं? तुम घर वापस क्यों नहीं आई? सुमति देविका को पकड़े हुए फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वह कुछ कहने में असमर्थ थी। वह अपने भावनात्मक दर्द को कैसे बयान कर सकती थी? बेघर होने का, अपने ही बच्चों द्वारा ठुकराए जाने का और सड़कों पर अजनबियों की तरह जीने का दुख कैसे समझा सकती थी? मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा वादा है, देविका ने कहा। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। अपनी मां को पकड़कर बैठी देविका ने सुमति को सांत्वना देने की कोशिश की। सुमति ने हिचकियों के बीच अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने घर के पैसे ले लिए देविका, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं पता था कि कहां जाऊं और किसी ने मुझे अपने पास नहीं रखा, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा। देविका का दिल यह सुनकर और भी टूट गया। घर की बिक्री के पैसे जो सुमति के भरण पोषण के लिए थे, अब रीता और अंकुश के नियंत्रण में थे। लेकिन उन्होंने अपनी मां को कोई सहारा नहीं दिया। उन्होंने सब ले लिया बेटी, और मुझे कुछ नहीं दिया, सुमति ने टूटे हुए दिल से कहा। देविका के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे किया?
हमें इस हाल तक पहुंचने कैसे दिया? देविका पूछ रही थी, लेकिन उसे पता था कि इसका कोई जवाब नहीं था। सुमति अपने ही बच्चों द्वारा धोखा खा चुकी थी। देविका ने मां से वादा किया कि अब वह कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। सुमति को सड़कों पर इस हालत में देखकर देविका के दिल में गहरा तूफान उठ खड़ा हुआ। गुस्सा, अपराध बोध और गहरा दुख उसके भीतर उमड़ रहा था। अब देविका जानती थी कि उसे रीता और अंकुश से सामना करना ही होगा। उन्हें इसके लिए जवाब देना होगा, उसने सोचा। उसकी मां, जो अब चलने की भी हालत में नहीं थी, लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चल रही थी। हर कदम उसके साथ हुई उपेक्षा का एक दर्दनाक स्मरण था। देविका ने मां का हाथ कसकर थाम रखा था, मानो यह विश्वास दिला रही हो कि अब वह कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। जब वे रीता के घर पहुंची तो देविका ने बिना समय बर्बाद किए जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही रीता ने मां को देविका के साथ देखा और स्तब्ध रह गई। देविका की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें क्रोध स्पष्ट था। रीता कुछ पलों के लिए मां को देखती रही, जो नजरें उठाने तक में असमर्थ थीं। क्या कह रही हो देविका? किस बारे में बात कर रही हो? देविका ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे को धक्का दिया और मां को अंदर ले आई। तुमने मां को जाने दिया। तुम्हें पता था कि वह यहां नहीं थी, ना ही अंकुश के पास। तुम जानती थीं कि वह सड़कों पर अकेली भटक रही थी और तुमने कुछ नहीं किया। रीता का मौन असहनीय था। देविका की आवाज तेज होती जा रही थी। तुम लोगों ने घर के पैसे ले लिए, वादा किया कि तुम उनका ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने उनका सम्मान और सुरक्षा छीन ली। उनके पास कोई सहारा नहीं था। तुम लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अंकुश भी यह चीखें सुनकर वहां पहुंच गया। मां को इस हालत में देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। देविका, तुम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हो। मां को हमेशा से पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने खुद कहा था कि वह स्वतंत्र रहना चाहती हैं। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। सुमति के चेहरे पर गहरा दर्द था, लेकिन उन्होंने देविका की बातों को चुपचाप सुना। देविका ने गुस्से और दृढ़ता के साथ रीता और अंकुश से कहा, तुम लोग कह रहे हो कि मां स्वतंत्र थीं, लेकिन तुमने उनका सब कुछ छीन लिया। घर के पैसे मां के थे और तुम लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। वादा किया और फिर अंत में उन्हें अकेला छोड़ दिया। सुमति, जो एक कोने में सिमटी बैठी थी, देविका की बातें सुन रही थी और अपने सीने में दर्द महसूस कर रही थी। उनका एक हिस्सा अपने बच्चों का बचाव करना चाहता था, लेकिन वह जानती थीं कि देविका सही कह रही है। मैंने हमेशा महसूस किया कि मैं उन पर बोझ हूं, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मुझे इस हालत तक पहुंचा दोगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रीता और अंकुश, जो अब तक खामोश खड़े थे, सच्चाई का सामना करने में असमर्थ थे। देविका की आवाज अब शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने अपने भाई बहनों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब मैं मां का ख्याल रखूंगी। उन्हें फिर से अपनी इज्जत मिलेगी और मैं घर के पैसे चाहती हूं जो मां के हैं। रीता ने अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, पैसे संयुक्त खाते में हैं, यह इतना आसान नहीं है। लेकिन देविका पीछे हटने वाली नहीं थी। तुम लोगों ने उनके बिना फैसला लिया, अब तुम सब कुछ वापस करोगे। मां का अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण होगा, उसने सख्ती से कहा। धीरे धीरे देविका के दबाव के कारण रीता और अंकुश को झुकना पड़ा। खाता बंद किया गया और वह पैसा सुमति को लौटा दिया गया जो उनका हक था। सुमति की आंखों में राहत की चमक थी, लेकिन उन्होंने जो भावनात्मक और शारीरिक तकलीफ सही थी, उसे मिटाना आसान नहीं था। मैंने उन पर इतना भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सुमति ने कमजोर आवाज में कहा। देविका ने उन्हें प्यार से गले लगाते हुए कहा, अब आप कभी भी कमजोर स्थिति में नहीं रहेंगी मां। इसके बाद देविका ने तुरंत एक नया घर ढूंढना शुरू किया। इस बार घर मां के नाम पर होगा। मां, मैं आपके लिए एक घर खरीदूंगी जहां आप शांति से रह सकें और फिर कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। देविका ने मां के कमजोर हाथों को थामे हुए कहा,
कुछ दिनों बाद देवी ने एक छोटा लेकिन आरामदायक घर खरीदा जो शांत इलाके में था। इस बार घर सुमति के नाम पर था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह से उस पर नियंत्रण रख सकें। यह अब आपका घर है मां, कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता, देविका ने कहा, जबकि उन्होंने मां को नए घर में कदम रखने में मदद की। घर छोटा था, लेकिन उसमें नई उम्मीद की खुशबू थी। जब सुमति ने घर देखा तो उन्होंने वह शांति महसूस की जो उन्हें सालों से नहीं मिली थी। आने वाले दिन पुनर्निर्माण के थे। देविका ने फैसला किया कि वह मां के साथ रहेगी, कम से कम तब तक जब तक सुमति अपनी स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को वापस न पालें। मां, अब फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां हैं, मैं आपके साथ रहूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम संघर्ष करेंगे, लेकिन वही करेंगे जो आप चाहेंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि अब हम साथ हैं, देविका ने कहा। सुमति ने बहुत दिनों बाद खुद को सुरक्षित महसूस किया। बोझ बनने का दर्द अब खत्म हो गया था। देविका के साथ रहते हुए उन्हें विश्वास था कि अब वह फिर से सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी जी सकेंगी। तू मुझे जिंदा वापस लाई बेटी, सुमति ने आंसू भरी आंखों से कहा। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुमने मुझे पा लिया। देविका और उनके भाई बहनों के बीच के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हो सके। रीता और अंकुश ने अपनी सफाई में कहा कि वह अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और उन्होंने कभी मां को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन देविका उन्हें पूरी तरह माफ नहीं कर सकी। तुम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, यह वह बात नहीं है जिसे मैं भूल सकती हूं, देविका ने अपनी अंतिम बातचीत में कहा। फिर भी देवी ने मां की जिंदगी से उन्हें पूरी तरह नहीं काटा। अगर तुम लोग मां से मिलना चाहते हो तो सम्मान के साथ आना, वह इस इज्जत की हकदार है, उन्होंने सख्ती से कहा। उस पल से देविका ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि मां को फिर कभी उतना दर्द न सहना पड़े। सुमति अब अपने नए घर में अपनी खोई हुई आत्मविश्वास को फिर से पा रही थी। देवी के साथ उन्हें यह यकीन हो गया था कि सबसे बुरा समय अब खत्म हो चुका है। धन्यवाद देविका, मुझे कभी हारने नहीं देने के लिए, सुमति ने एक सुबह कहा, जब वे दोनों नए घर की बालकनी पर बैठकर साथ में चाय पी रही थीं। देविका ने मां का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी नहीं मां, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी। दोस्तों, बुढ़ापे को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के 4 मंत्र याद रखें। अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखें, बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहें, एक बचत योजना बनाएं और अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो कोई आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नियमित जांच कराएं, योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों पर निर्भरता कम होगी और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, कभी भी दूसरों के सामने अपनी गरिमा को कम न होने दें। अपने विचार और निर्णय पर विश्वास रखें। अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप इसे सहन नहीं करेंगे। भावनात्मक रूप से मजबूत बने, रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। बच्चों या परिवार से प्यार करें, लेकिन अगर वे उपेक्षा करें तो दुखी होकर खुद को कमजोर न करें। अपने समय को अच्छा बिताने के लिए नए शौक, मित्रता या समाज सेवा का सहारा लें। बुढ़ापा भी एक नया जीवन है, इसे अपनी शर्तों पर और गरिमा के साथ जीना सीखें। दोस्तों, बुढ़ापा जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। जब आप इन 4 बातों को समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप एक सशक्त और सुखद जीवन का आनंद ले सकेंगे। यह कहानी यह संदेश देती है कि बुढ़ापा एक ऐसा समय है जब इंसान को सबसे अधिक सहारे और सम्मान की आवश्यकता होती है। यह कहानी परिवार, प्रेम और समर्पण के महत्व को रेखांकित करती है, जो कठिन समय में हमें सशक्त बनाता है। सुमति और देविका की यह यात्रा दर्शाती है कि प्रेम और समर्पण हमें कैसे अंधेरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।